गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कल हमने जो एक लेसन शुरू किया था महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, उसी लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि सभी महाद्वीप और जो थे वो एक पेंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। ये देखिए, ये क्लास में मैं कई बार एक्टिविटी कराती हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये कुछ नहीं है, मैंने बताया था कलर्ड मैप लो, सबको काट लो, सारे महाद्वीपों को काटो। अब देखो इसमें ध्यान से, ये देखिए आप, ये है अफ्रीका, ये देखिए कैसे ये जुड़ गया बिल्कुल इसके साथ, है ना। ये वाला हिस्सा कैसे दक्षिणी अमेरिका इसके साथ बिल्कुल जुड़ गया है। इसी के साथ ही देखो, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अफ्रीका कैसे सारे जुड़े हुए हैं एकदम। यहाँ से भी देखिए किस तरह से ये जुड़े हैं, एक जिग्सा पजल होती है ना, उस तरह से ये सारे के सारे महाद्वीप बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और पुरानी वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने उसमें वो डाली हुई हैं थोड़ी सी फ़ोटोज़, जिससे पता चल रहा है कि कैसे कैसे ये पेंजिया धीरे धीरे विभक्त हो गया अलग अलग महाद्वीपों में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्टूडेंट्स प्रवाह संबंधी बल। यानी ये जो सारा मूवमेंट हो रहा था, जो महाद्वीप खिसक रहे थे, कौन से बल थे या कौन सी फोर्सेस थी जो इनको मूव कर रही थी, इन महाद्वीपों को एक से दूसरे ऐसे अलग अलग दिशाओं में जो मूव करा रही थी। दो बल हैं, एक है पोलर फ्लीइंग बल यानी ध्रुवीय बल, दूसरा है ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स। ध्रुवीय फ्लीइंग बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। हमने पढ़ा था पृथ्वी घूमती है तो ध्रुवों पे वो बल ज़्यादा होता है, सेंटर में वो बल कम होता है। तो उसी के कारण पृथ्वी की आकृति गोल है और यह भूमध्य रेखा पर उभरी है, और यह उभार ही पृथ्वी के घूर्णन का कारण है। फिर दूसरा बल है जो वैगनर ने जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताया था, उन्होंने ये सुझाया कि जो ज्वारीय बल हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के कारण टाइड्स आते हैं, उन टाइड्स में भी इतनी फोर्स होती है कि वो लैंड को, स्थल भाग को शक्ति से, फोर्स से एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो एक तो ध्रुवीय बल हो गया, एक हो गया टाइडल यानी ज्वारीय बल। इन दोनों बलों के कारण ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपों का प्रवाह संभव हो पाया। हुआ क्या, महासागरों में ज्वार पैदा हुए और इन्हीं ज्वारों के कारण ही विस्थापन जो था वो कंप्लीट हो। क्लियर? इसको आप पढ़ो, आपको समझ आएगा। थोड़ा हिंदी आसान करके समझो। क्लियर हो गया? चलिए अब हम करते हैं सेकंड। आता है संवहन धारा सिद्धांत यानी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। आर्थर होम्स ने 1930 में ये थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जो सेकंड लेयर है, हमने पृथ्वी की संरचना पढ़ी थी, ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, तो जो सेकंड लेयर मेंटल है उसमें ये संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। और उन्होंने ये बताया कि इन संवहन धाराओं के कारण भी महाद्वीपों और महासागरों का विस्तार या उनका अलग होना जो है वो संभव हो पाया था। लेकिन जो आगे चल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस तथ्य को नकार दिया कि वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे कि संवहन धारा सिद्धांत के या संवहन धाराओं के कारण महासागर और महाद्वीप विस्थापित हो सकते हैं। लेकिन ये भी एक सिद्धांत था, उस वक्त के हिसाब से आर्थर होम्स ने इसको दिया था, और रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं मेंटल लेयर में, उसके कारण उन्होंने बताया कि ये मूवमेंट हो सकती है। अब इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? इसका कंक्लूजन सिर्फ यही हुआ कि जो महाद्वीपीय और महासागरों का विस्थापन था वो दो
कारकों के कारण या दो फोर्सेस के कारण संभव हो पाया। एक था ध्रुवीय फ्लेइंग बल और एक था ज्वारीय बल। तीसरा संवहन धारा सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था, लेकिन उसको उस वक्त के सभी वैज्ञानिकों ने नकार दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब चलते हैं महासागरीय अधस्थल का चित्रण। महासागरीय अधस्थल मतलब जो महासागर का पैंदा बेस होता है, ऊपर से पानी सब बराबर दिखाई देता है। हमें नहीं पता होता कि नीचे कितनी गहराई है, क्यों? ऊपर से तो पानी लेवल है। तो उसका मानचित्रण करने का मतलब ये है कि पता चले कि कहाँ पर महासागर ज़्यादा गहरे हैं, कहाँ पर उथले हैं, कहाँ पर खाइयाँ हैं, कहाँ पर ट्रेंचेस हैं, कहाँ पे वो उठा हुआ हिस्सा है। जैसे पृथ्वी पर हम देखते हैं कहीं मैदान, कहीं वैलीज यानी घाटियाँ, कहीं पहाड़ियाँ, कहीं बहुत ऊंची पहाड़ियाँ, इसी तरह से समुद्र के तल पर भी ऐसे ही लैंडस्केप्स देखे जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जो डाइविंग करते हैं ना, जो डाइवर्स होते हैं और वैज्ञानिक हैं, वो तो तथ्यों को खोजने में लगे रहते हैं, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि महासागरीय अधस्थल का चित्रण भी इन्हीं तरह से या इसी लैंडस्केप के द्वारा होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताई है कि जो चट्टानें जो काल निर्धारण करते हैं ना चट्टानों का, देखो काल निर्धारण कैसे करते हैं, डेटिंग इसको बोलते हैं। डेटिंग कैसे होती है? हर एक में कार्बन होता है, कार्बन 14 टेक्निक आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। हर एक में कार्बन मौजूद है। शैलों में भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, उनमें भी कार्बन होता है। तो वो कार्बन जब तक हम जिंदा हैं आता भी है और जाता भी है, लेकिन मरने के बाद वो सिर्फ रिलीज होता है। तो कुछ परसेंटेज होती है कि इतने समय में ये इतना रिलीज हो जाता है, इतने समय में इतना, उसके आधार पे हम डेट यानी समय का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चीज़ हमें मिली वो कितनी पुरानी होगी। तो ये पता चला है कि जो शैलें महासागरों की हैं, है ना, इसमें देखो आप जहाँ लिखा है ना महासागरीय अधस्थल का मानचित्रण, वहीं पे ये दिया है, लास्ट की 5 लाइनें हैं कि महासागरीय प्रॉपर्टी की चट्टानों के काल निर्धारण ये स्पष्ट कर दिया है कि महासागरों के नितल बेस, नितल माने बेस की चट्टानें जो हैं वो महाद्वीपीय चट्टानों की अपेक्षा नई हैं। यानी महासागरों की चट्टानें नई हैं, महाद्वीपों की चट्टानें पुरानी हैं। और महासागरीय कटक के दोनों तरफ जो कटक हैं उनकी आयु और रचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। यानी जो महाद्वीप है उसके साथ जो महासागर है उसके नीचे जो चट्टानें हैं उनमें भी समानता पाई जाती है। तो ये लगता है कि ये कभी आपस में जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ इंडिया, कहाँ पे अफ्रीका और कहाँ साउथ अमेरिका, उसको पूरा जुड़ा हुआ था पहले, तो इसीलिए इनमें आपस में चट्टानों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो है महासागरीय अधस्थल की बनावट। इसमें 3 ही फीचर्स दिए हैं, इसको हम 13 चैप्टर में आगे करेंगे, तो उसमें डिटेल में करेंगे। इसमें दिया है महाद्वीपीय सीमा। महाद्वीपीय सीमा आप समझ ही गए, महाद्वीप और महासागर के बीच वाला हिस्सा जिसको आप तट भी कहते हैं या जिसको हम तटीय भाग भी कहते हैं, है ना, वो हो गया दोनों को जोड़ने वाली जो सीमा होती है। वितलीय मैदान जो नीचे प्लेन एरियाज पाए जाते हैं, और मध्य महासागरीय कटक, ये कटक होते हैं जो पर्वतों की श्रृंखला बन जाती है, ऐसे छोटे छोटे नीचे उभरे हुए स्थान जिनको हम कटक बोलते हैं, या जब ऊपर स्थल मंडल पे ये पाए जाते हैं तो हम इनको पर्वतों की चोटियाँ भी कहते हैं। इनके बारे में आप डिटेल में चैप्टर 13 में जब पढ़ेंगे तो पूरा
जो है आपको डायग्राम के साथ ही समझाया जाएगा। अभी आपके लिए इतनी नॉलेज ही बहुत है कि ये 3 हैं क्या। महाद्वीपीय सीमा है महाद्वीप और महासागर के बीच का हिस्सा या उनको जोड़ने वाली रेखा, और वितलीय मैदान होते हैं जितने भी महाद्वीपीय तट हैं या महासागरीय कटक हैं ये उनके बीच में पाए जाते हैं। मैदान तो लेवल ही होंगे, और कटक उभरे हुए हिस्से जो होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण। हमारे वर्ल्ड में भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, जो पूरा वर्ल्ड का हमारा नक्शा है उसमें भूकंप क्षेत्रीय भूकंप का क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा है जापान वाले हिस्से में। अगर आप ये वाला मैप देखेंगे, ये देखिए, ये मैप ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर भारत यहाँ आ गया इधर, और ये यानी क्योंकि हमारा पृथ्वी गोल है तो गोल होने में वो हिस्सा जो अलग हुआ ना, पश्चिम और पूर्वी प्रशांत महासागर बना, वो हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र है। उसका रीज़न कुछ भी हो, वो पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियां हैं, लेकिन मेन यही है कि चाइना में, जापान में, और आपने देखा होगा जो ईस्ट में वेस्ट में हवाई आइलैंड हैं प्रशांत महासागर में, वहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। लास्ट में 34 पेज पे लास्ट वाली लाइन अंडरलाइन करो। प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब यही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। अब भूकंप के संकेंद्रण में ये पूरी इन्होंने डायग्राम जो है मैप के द्वारा दिखाया है। आप इस मैप को बना भी सकते हो। मैप बनाने, ये सेम मैप अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो वर्ल्ड का मैप है उसको बीच में से काट दो। एक सेकंड रुको, अगर मेरे पास यहाँ मैप अवेलेबल होता है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उसको हम बना सकते। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये है आपका वर्ल्ड का नक्शा। आप इसको इस तरह से अगर बीच में से काटते हैं, ये देखिए मैं आपको काट के ही दिखाती हूँ, और फिर इसको जोड़ देते हैं, जोड़ के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल सेम ऐसे ही ये मैप बन जाएगा। ये मैंने काट दिया, ये पोर्शन अलग हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको, ये फालतू का है ना, इसको हम, ये देखिए ये मैप बना, ये आधा, इसको ऐसे पेस्ट कर दो इस तरह से। ये एक्टिविटी मैं बहुत कराती थी बच्चों को और बहुत खुश होके बच्चे करते हैं। आपने इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। अब देखिए ये पूरा एरिया, ये आपका बिल्कुल बुक वाला मैप बन गया, सेम का सेम, ऐसे का ऐसे, और ये पूरा एरिया बन जाएगा रिंग ऑफ फायर। ये देखिए यहाँ से ये सारा ऐसे। क्लियर स्टूडेंट्स, बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से हम मैप्स को बनाते हैं, किस तरह से ये एक्टिविटी होती है। देखिए आप, ये देखिए, एक मिनट ऐसे, और इसको बुक वाले मैप से आप मिला के देखिए, सेम लगेगा आपको, और वो रिंग ऑफ फायर आप आसानी से बना सकते हैं। आपको क्लियर भी हो जाएगा। सेंटर वाला पूरा एरिया रिंग ऑफ फायर है, ये सारा एरिया रिंग ऑफ फायर। क्लियर? आज की ये एक्टिविटी है, इसको बनाइए। मैप आप वाइट ही लीजिए, कलरफुल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो आपने इस तरह से प्लेट टेक्टोनिक
या ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिखाना है तो इसके लिए आप ऐसे करके एक एक्टिविटी कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के द्वारा आपको महाद्वीपों के नाम, महाद्वीप कैसे जुड़े हुए थे, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। थोड़े से ये चैप्टर मैंने पहले भी बोला है साइंस बेस्ड हैं, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दो। कोई बात नहीं, हार नहीं माननी होती है कि बहुत मुश्किल है ये। जब सब्जेक्ट लिया है तो उसे पढ़ो एंड इंटरेस्ट क्रिएट करो। आपका अपना इंटरेस्ट जब क्रिएट होगा तो अपने आप चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल, like also. Bye bye.